वेलकम बैक दोस्तों। हियर इज द मोस्ट अवेटेड मूवी। मैं खुद इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ और आज जाके मुझे टाइम मिला। मूवी तो मैंने कब का देख चुका था, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं मिला। मूवी का नाम है केयर ऑफ कांचनापालम। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई। उसी तरह एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। दोस्तों, इस मूवी के बारे में जितना तारीफ करूँ उतना कम ही है। कलर फोटो और दिया के बाद दिस इज माई थर्ड फेवरेट मूवी। बहुत ही इमोशनल एंड हार्ट टचिंग मूवी है और इसी तरह क्लाइमैक्स में जाकर इस मूवी का बहुत बड़ा धमाका होगा। उसे देखकर तो हमारे तो खड़े हो जाएंगे, मतलब रोंगटे। मैं इस मूवी को बहुत ही दिल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। शायद हो सकता है कि वीडियो लंबी हो, लेकिन देखना जरूर। आप जानते हो ना कि कुछ ऐसी मूवीज होती है जो हमारे दिल को छू जाती है। उन्हीं में से ये भी एक मूवी है। ये मूवी हमारी तेलुगु इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी लेजेंडरी मूवी है। हालांकि इस मूवी में जो लोग काम किया है वो सारे के सारे न्यू कैस्ट है, लेकिन इन्होंने अपना नेचुरल परफॉर्मेंस दिया है। इस मूवी में 5 अलग अलग कहानियों को दिखाया जाता है। खैर, कानों में ईयरफोन्स लगा लीजिए, काम वाम सब छोड़ दीजिए, बस फील द मूवी। लेकिन उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है राजू। अब राजू के बारे में बात करें तो राजू कांचनापालम नाम के एक गाँव में रहता है। राजू की तकरीबन 50 साल है, लेकिन इसकी अभी भी शादी नहीं हुई है। एक छोटे से घर में बेचारा ये अपनी जिंदगी गुजारते रहता है और इसी तरह राजू एक गवर्नमेंट ऑफिस में एज ए अटेंडेंट की तरह काम करते रहता है। खैर, आज राजू ये देखता है कि इसके ऑफिस के कुछ लोग टिप टॉप से रेडी होकर आए हैं। राजू यही सवाल इन लोगों से पूछता है। वो लोग कहने लगते हैं कि आज एक नई मैडम इनके ऑफिस को आने वाली है, इसीलिए इन्होंने नए कपड़े पहना, थोपड़े को फेयर एंड लवली थोपा। यह सुनने के बाद तभी राजू को याद आता है कि मैनेजर ने राजू से कहा था कि एक बुके लाए। राजू फौरन बुके लाने के लिए वहाँ से जाता है। खैर, उसके बाद एक छोटी सी फैमिली का इंट्रोडक्शन होता है। इन लोगों के नाम मैं बाद में बताऊंगा। पहले इस लड़के का नाम है सुंदरम। सुंदरम एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है और इसी तरह सुंदरम सुनीता नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करते रहता है। सिंपल से बात करें तो सुंदरम सुनीता के लिए ही स्कूल जाता है। दूसरे सीन में एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है अम्मोरू, जो फिलहाल एक जिम सेंटर चलाता है। और इसी तरह अम्मोरू के पास जोसेफ नाम का एक बंदा काम करते रहता है। दूसरे सीन में एक लड़की का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है भार्गवी। फिलहाल भार्गवी अपनी डांस क्लास खत्म करके अपने पापा के साथ घर जाने लगती है। खैर, अब अम्मोरू को किसी एमएलए ने फोन करके कहा था कि किसी लड़के को मार पीटना है, उसे सबक सिखाना है। सो अम्मोरू जोसेफ और कुछ लोगों को वहाँ पर भेजता है उस लड़के को मारने के लिए। जब जोसेफ और उसके दोस्त उस लड़के को मार पीट रहे होते हैं, तभी वहाँ से भार्गवी गुजर रही होती है। भार्गवी फौरन अपने पापा की बाइक से उतरकर इन तीनों लोगों को डांटने लगती है कि एक बंदे को पकड़कर 3 लोग मार पीट रहे हैं, क्या तुमको शर्म नहीं। इस तरफ राजू फौरन एक बुके लेकर एक नई मैडम के पास आता है और इस मैडम का नाम है राधा। और राधा उड़ीसा से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आई है। राधा को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती है, तेलुगु नहीं। लेकिन हमारे बंदे राजू को हिंदी नहीं आती। राजू को सिर्फ थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है। दूसरे सीन में एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है गड्डम। एक्चुअली तेलुगु में गड्डम का मतलब है दाढ़ी। लोग उसे इसी नाम से बुलाते हैं। और इसी तरह गड्डम एक वाइन शॉप में काम करता है। खैर, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है अपनी फेस पर नकाब पहनकर। इस लड़की को देखने के बाद गड्डम फौरन एक दारू की बोतल ले जाकर उस लड़की को देता है। वो लड़की गड्डम को दारू के पैसे दे देती है, लेकिन कभी भी इन दोनों में बात नहीं होती। खैर, काम वगैरह खत्म होने के बाद गड्डम का फ्रेंड गड्डम को बताने लगता है, अरे यार कितने दिन ऐसे ही चुपचाप रहोगे, अपने प्यार का इजहार करो ना उस लड़की से। गड्डम कहने लगता है, अरे यार जब कभी भी मैं उस लड़की की आंखें देखता हूँ मेरी तो बोलती ही बंद हो जाती है। खैर, उसी रात दूसरी तरफ राजू और उसके फ्रेंड्स दारू वगैरह पीकर गपशप मारते रहते हैं। सो दोस्तों, ये है यहाँ तक इस मूवी के कैरेक्टर्स। खैर, सुबह होने के बाद राजू को वॉकिंग करने की आदत है और राजू जहाँ पर भी जाए सारे लोग राजू से यही सवाल करने लगते हैं कि कब तुम शादी करोगे, इतनी उम्र हो चुकी है, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। इस तरफ भार्गवी जब अपने बालकनी में आती है तो भार्गवी जोसेफ और उसके दोस्तों को देखती है जो भार्गवी के घर के बाहर बैठे होते हैं। भार्गवी ये सोचने लगती है कि जोसेफ और उसके दोस्त भार्गवी को फॉलो करते हुए इसके घर तक पहुंच गए। सो भार्गवी अपने मोहल्ले के कुछ लोगों को बुलाकर जोसेफ और उनके दोस्तों की पिटाई करवाती है। इस तरफ सुंदरम के स्कूल में एक नई टीचर आती है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब कभी भी न्यू टीचर आती है तो पहले इंट्रोडक्शन क्लास होती है। सुंदरम का दोस्त सुंदरम को एक आइडिया देने लगता है कि सुनीता जो जो कहेगी तुम भी वही कहो। इससे सुनीता को ये बात पता चलेगी कि तुम्हारे और उसके विचार कितने मिलते जुलते हैं, कितने मैचिंग है। सुनीता को गाने गाने का बहुत शौक होता है। टीचर सुनीता को एक गाना सुनाने के लिए कहती है। सुनीता उसी तरह से थोड़ा सा गाना सुनाती है और जब सुंदरम की बारी आती है इसकी याद करना मारूं स्कूल खत्म हो जाती है। बेचारा सुंदरम मायूस हो जाता है।
इस तरफ जब लंच आवर होता है, राधा और कुछ ऑफिसर्स टेबल पर बैठकर लंच करने लगते हैं। अब राजू एक अटेंडर है, वो थोड़ा दूर जाकर अपना लंच कर रहा होता है। ये बात राधा को पसंद नहीं आती। राधा राजू को यहाँ पर बैठने के लिए बुलाती है, लेकिन वहाँ के ऑफिसर्स राधा को मना करने लगते हैं। अरे मैडम, वो तो एक अटेंडर है, उसे वहीं पर बैठे रहने दीजिए। लेकिन राधा नहीं मानती, वो राजू को डाइनिंग टेबल पर आने के लिए कहती है। राजू उसी तरह से बैठकर लंच खाने लगता है। उसके बाद इन्हीं में से एक बंदा राधा के बारे में पूछने लगता है। राधा बताने लगती है कि ये उड़ीसा की रहने वाली है, इसका पति अब इस दुनिया में नहीं है, इसकी एक बेटी है जिसका नाम है अदिति, जो फिलहाल उसके मामा के पास रहती है, मतलब राधा के भाई के पास। और फिलहाल राधा कांचनापालम के बगल वाले गांव में रहती है। इसी तरह से वहाँ के सारे लोग अपने अपने बारे में बताने लगते हैं कि इनका नाम क्या है, इनको कितने बच्चे हैं। और जब राजू की बात आती है तो वहाँ के सारे लोग राजू का मजाक उड़ाने लगते हैं कि राजू को अभी भी शादी नहीं हुई है। ये सुनने के बाद बेचारा राजू थोड़ा अपसेट हो जाता है। उसके बाद एक और बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और इसका नाम है राम मूर्ति। और राम मूर्ति मूर्ति बनाने का काम करता है। और इसी तरह सुंदरम है ना जो लड़का, उसका फादर है ये बंदा। फिलहाल राम मूर्ति एक साहूकार के पास मूर्ति बनाने का काम करते रहता है। और उसी तरह बेचारा राम मूर्ति हकला है। बात शुरू करके खत्म करने तक सुबह से रात हो जाती है। खैर रात होने के बाद इस तरफ गड्डम और उसके दोस्त एक प्रोस्टिट्यूट को गड्डम के घर लाते हैं, मतलब कुछ एंजॉय करने के लिए। दो लोगों की बारी हो जाती है। गड्डम के दोस्त गड्डम को अंदर जाने के लिए फोर्स करते हैं। अपने दोस्तों की बात मानकर गड्डम उस प्रोस्टिट्यूट के पास अंदर जाता है। वो लड़की गड्डम से कहने लगती है कि फटाफट से काम खत्म करो, मुझे दूसरी जगह पर जाना है। गड्डम कहने लगता है, नहीं नहीं, मैं आपके साथ यहाँ पर कांड करने के लिए नहीं आया हूँ, वो तो बस मेरे दोस्तों ने फोर्स किया, इसीलिए मैं बस अंदर आ गया। लड़की पूछने लगती है, क्यों, तुम्हारे अंदर कुछ कमी है क्या? उसके लिए भी टैबलेट्स है मेरे पास। गड्डम कहने लगता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, एक्चुअली मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, दूसरी लड़की को प्यार करते हुए ये हरकतें करना शोभा नहीं देती। लड़की पूछने लगती है, अच्छा कौन है वो खुश नसीब लड़की, मुझे भी तो बताओ उसका नाम क्या है, उसके बारे में। गड्डम कहने लगता है कि उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन हर रोज वो हमारे बार के पास आती है दारू की बोतल खरीदने के लिए। मैं बस उसकी आंखें देखकर उसे प्यार करने लगा। ये सुनने के बाद वो लड़की गड्डम को सजेशन देने लगती है, अगर तुम उसे सच्चा प्यार करते हो जाके बोल दो ना, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो दारू पी के बोल दो, तभी तो पता चलेगा ना कि उस लड़की के अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है भी या नहीं भी। खैर सुबह होने के बाद राजू किसी ग्राउंड में जाता है बच्चों का गेम वेम देखने के लिए। वहीं पर एक छोटा बच्चा राजू को ताने देने लगता है कि इतने बड़े हो चुके हो, अभी तक शादी नहीं की तुमने, और उल्टा तुम हमें गेम खेलना सिखा रहे हो। यह सुनने के बाद राजू को बहुत गुस्सा आता है। अपने मन में गालियां देते हुए अपने घर आता है कि इस गांव में हर एक बूढ़े बच्चे को मेरी ही शादी की फिक्र पड़ी है, सालों को कुछ काम धंधा ही नहीं है। और जब राजू अपने घर आता है तो इसके पड़ोसी की एक बुढ़िया राजू से कहने लगती है, अरे राजू, ज्योतिष ने बताया कि मेरे पास सिर्फ एक ही साल है, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी शादी देख के मर जाऊं। अब राजू का दिमाग पहले से ही सटका हुआ है। राजू उस बुढ़िया से कहने लगता है, अरे बुढ़िया आ जाओ, तुम और मैं मिलकर शादी कर लेंगे, 1 साल के अंदर मुझे बच्चा देखे तब मर जाना। ये सीन भैसा मुझे गजब लगा। खैर इस तरफ भार्गवी अपने फ्रेंड के पास आती है और उस वक्त इसकी फ्रेंड रो रही होती है। भार्गवी की फ्रेंड भार्गवी को बताने लगती है कि हर रोज एक लड़का इसे तंग करता है और कल तो इसने हद ही पार कर दी। इसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद भार्गवी अपने फ्रेंड को लेकर अमोरू के पास जाती है और उस वक्त अमोरू फिलहाल अपने जिम सेंटर में नहीं होता। इसकी फ्रेंड भार्गवी से सवाल करने लगती है कि यह बंदा तुमको कैसे पता। भार्गवी अपने फ्रेंड को बताने लगती है कि एक दिन जब ये अपने घर में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, अमोरू बहुत ही घायल हालत में इसके घर में आके छुप गया और उस वक्त अमोरू के पीछे काफी सारे लोग पड़े थे इसे मारने पीटने के लिए। भार्गवी ने अमोरू को अपने घर में छुपने के लिए जगह दी और अमोरू जाते जाते भार्गवी से कहा था कि जब कभी भी तुमको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास चले आना। ऐसा कहते हुए अमोरू भार्गवी को अपना विजिटिंग कार्ड दिया, अपना एड्रेस दिया। तभी से भार्गवी अमोरू को जानती है। थोड़ी देर बाद अमोरू यहाँ पर आता है। भार्गवी अपने फ्रेंड की प्रॉब्लम अमोरू को बताती है। यह सुनने के बाद तभी अमोरू जोसेफ और उसके फ्रेंड्स को यहाँ पर बुलाता है। जोसेफ और भार्गवी ये दोनों एक दूसरे को देखकर लड़ने झगड़ने लगते हैं। अमोरू उल्टा जोसेफ को डांटने लगता है कि इससे पहले तुम दोनों में क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन भार्गवी मेरी आदमी है। जोसेफ तुम भार्गवी को सॉरी बोलो। तो जोसेफ उसी तरह से भार्गवी को सॉरी बोलता है। उसके बाद अमोरू भार्गवी की फ्रेंड की प्रॉब्लम जोसेफ को सुनाता है और उसे अच्छा सा सबक सिखाने के लिए कहता है। भार्गवी जोसेफ उसके फ्रेंड्स को उस बंदे का घर दिखाती है। वो तीनों मिलकर उस बंदे को बहुत मारने पीटने लगते हैं। यह होने के बाद भार्गवी और उसके फ्रेंड्स जोसेफ को थैंक यू बोलते हैं। जोसेफ कहने लगता है, अच्छा यही काम मैं उस दिन किया था कि तुमने तो मुझे डांटा।
लेकिन आज मैं तुम्हारी हेल्प की तो तुमने मुझे थैंक यू बोला। भार्गवी कहने लगती है सॉरी मुझे उस वक्त तुम्हारे बारे में नहीं पता था। और इसी तरह भार्गवी और उसके फ्रेंड जोसेफ को अगले संडे किसी पार्टी पर बुलाते हैं। इस तरफ लंच अवर में राधा का एक कोलिक राधा को स्वीट्स देने लगता है। राधा कहने लगती है नहीं मैं स्वीट्स नहीं खाती, मुझे शुगर है। राजू कहने लगता है क्या आपको शुगर है? अरे मैडम मुझे देखिए, मुझे 50 साल है, नो शुगर नो बीपी, मैं डेली वॉकिंग योगा करता हूँ, आप भी कीजिए। राधा कहने लगती है हाँ अब आपने बोला है ना, मैं जरूर करूँगी। इस तरफ राममूर्ति और उसके ओनर के बीच एक छोटा सा झगड़ा हो जाता है। मतलब राममूर्ति का ओनर राममूर्ति की तनख्वाह नहीं बढ़ाया। हालांकि राममूर्ति मूर्तियाँ बहुत अच्छे से बनाता है, गांव में इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, इतना नाम होता है राममूर्ति का। अब बेचारा राममूर्ति हकला है, ये कैसे लड़ सकता है। राममूर्ति अपनी लड़ाई भी पेन से ही करता है। मतलब राममूर्ति किसी पेपर पर अपने बातों को लिखते रहता है। देखते ही देखते बात बहुत बड़ी हो जाती है। राममूर्ति अपने ओनर से कहने लगता है कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ और मैं खुद अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मैं चला गया तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा, देख लो। उसके बाद राममूर्ति अपने वाइफ के कुछ सोने को, अपने घर के पेपर्स को गिरवी रखकर कुछ पैसे लोन पे लेता है एक सेठ के पास। रात होने के बाद राममूर्ति यही बात अपनी वाइफ को आके बताता है। राममूर्ति की वाइफ बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। वो अपने पति से कहने लगती है कि तुम बिजनेस स्टार्ट करने से अच्छा किसी के पास कॉन्ट्रैक्ट ले लो। बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारा पैसा डूब सकता है। तुमने पहले जिस बंदे के पास काम किया था उसके पास जाकर कुछ मूर्ति बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लो, कुछ और पैसे आने के बाद बिजनेस स्टार्ट कर लेना। इस तरफ गड्डम ठान लेता है कि ये उस लड़की को आई लव यू बोल देगा और 2 घूंट शराब पीने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की वहाँ पर आती है। गड्डम उस लड़की के पास जाकर दारू की बोतल देता है और गड्डम इस लड़की को अपने दिल की बात बोलने के लिए उसको फॉलो करते रहता है। थोड़ी दूर फॉलो करने के बाद वो लड़की खुद गड्डम को रोक देती है और उसे पूछने लगती है कि तुम क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो। गड्डम कहने लगता है कि मैं आपको 1 साल से देख रहा हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर आप हाँ कह दे तो मैं आपसे शादी भी करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद ये लड़की गड्डम से कहने लगती है कि अभी तुमने अपने दिल की बात बोली ना, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के बताऊंगी तुमको। उसके बाद गड्डम इस लड़की का नाम पूछने लगता है। वो लड़की अपना नाम बताती है कि इसका नाम सलीमा है और उसी तरह गड्डम इस लड़की का चेहरा देखना चाहता है। इस लड़की का नकाब हटाने के लिए कहता है। जब सलीमा अपना नकाब हटाती है तो गड्डम के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये लड़की और कोई नहीं, वो प्रोस्टिट्यूट होती है। मतलब सलीमा एक प्रोस्टिट्यूट है। अब गड्डम के मुँह से तो कुछ बात ही नहीं आती। खैर सुबह होने के बाद राधा राजू के कहने पर जॉगिंग करने लगती है। एक रास्ते पर इन दोनों का सामना होता है। राजू राधा को योगा भी सिखाने लगता है। इस तरफ राममूर्ति किसी बंदे के पास जाता है कुछ मूर्तियों का कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। ये बंदा कहने लगता है अरे राममूर्ति 100 मूर्तियों का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा। खैर रिसेंटली मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया है, तुम्हें 100 मूर्तियाँ बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक मूर्ति को बनाना होगा। हाँ तुम्हें पैसे एडवांस में नहीं मिलेंगे, मूर्ति बनाने के बाद, मूर्ति को देखने के बाद वो लोग तुम्हें पैसे देंगे। अगर तुमको ओके है तो बोलो, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। राममूर्ति इस बंदे से कहने लगता है कि मैं अपनी वाइफ से बात करके आपको बताऊंगा। रात होने के बाद सलीमा दारू लेने के लिए गड्डम की दुकान के पास आती है। एज यूजुअल से गड्डम एक दारू की बोतल ले जाकर सलीमा को देता है, दोबारा उसे फॉलो करने लगता है। सलीमा सवाल करने लगती है कि आज क्यों दोबारा मुझे फॉलो कर रहे हो, कल तो तुम भाग गए थे ना। गड्डम कहने लगता है मैंने रात भर बहुत सोचा, मैं शादी करूंगा तो आपसे ही करूंगा, आप ये काम छोड़ दीजिए, मैं आपको रानी की तरह रखूंगा। सलीमा कहने लगती है चलो चलो तुम्हारे जैसे बहुत देखे, पहले वादा करते हैं उसके बाद मुकर जाते हैं। गड्डम कहने लगता है देखिए मैं आपका चेहरा देखे बगैर आपकी आंखें देखकर आपसे प्यार करने लगा और उस दिन आप ही ने कहा था कि 2 घूंट शराब पी के उसके सामने जाके बोल दो कि तुम कितना प्यार करते हो, क्या क्या कर सकते हो उसके लिए। आप तो जानती थी ना कि वो मैं ही हूँ। ये सुनने के बाद सलीमा इमोशनल होकर गड्डम से कहने लगती है मैं बस यही देखना चाहती थी कि अगर कोई मुझे प्यार करे तो कैसा फील होगा, सच में बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सलीमा गड्डम से कहने लगती है कि पहले हम दोनों कुछ दिन जर्नी करेंगे, अगर इस दरमियान में मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे काबिल हो तो हम दोनों शादी कर सकते हैं, लेकिन तब तक मेरा काम मैं कंटिन्यू करूंगी और तुम्हें खुद मुझे उस सेंटर के पास छोड़ना होगा, डेली मुझे वहाँ से पिकअप करना होगा। गड्डम इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओके कहता है। उसके बाद सलीमा को प्रपोज करने के लिए गड्डम अपने जेब से दारू की बोतल निकालकर अपने घुटनों पर बैठकर सलीमा को देता है। यह देखकर सलीमा शर्मा गई। इस तरफ राममूर्ति अपने बीवी के कहने पर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है कि पहले राममूर्ति मूर्ति बनाएगा, अगर उन लोगों को मूर्ति पसंद आई तभी राममूर्ति उनसे पैसे लेगा। इस तरफ राधा राजू से ये रिक्वेस्ट करने लगती है कि इसे सिंहाचलम जाना है।
और वो भी पैदल। राजू कहने लगता है कि आने वाले संडे के दिन हम चलेंगे। पहाड़ी से एक शॉर्टकट रास्ता है, वहाँ से हम पैदल जा सकते हैं। इस तरफ सुंदरम स्कूल में पिंक ड्रेस पहन के आता है क्योंकि सुनीता को पिंक कलर बहुत पसंद है। सारे बच्चे सुंदरम का शर्ट देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये लड़कियों का कलर पहना है, लेकिन सुनीता को ये कलर बहुत पसंद होता है। सुनीता सुंदरम से बात करने लगती है। इसी बातों ही बातों में सुंदरम सुनीता से कहने लगता है, क्यों न तुम अगस्त 15 के लिए अपना नाम दो, तुम गाना गा सकती हो ना। सुनीता कहने लगती है कि मुझे भी बहुत इच्छा है गाने गाने की, लेकिन मुझे पूरी लिरिक्स नहीं आती और इसी तरह मैं अपने घर में प्रैक्टिस नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पापा को पसंद नहीं। यह सुनने के बाद सुंदरम फौरन अपने स्कूल से बाहर जाने लगता है गानों की किताब खरीदने के लिए। गानों की किताब खरीदने के बाद सुंदरम फौरन अपने घर आता है और उस वक्त अफकोर्स सुंदरम का फादर राम मूर्ति बनाने की तैयारी में लगा रहता है। सुंदरम भगवान को देखकर उसे थैंक यू बोलने लगता है कि भगवान ने इसकी सुन ली। सुबह में इसने विश किया था कि सुनीता इसे किसी भी तरह करके बात करे। उसके बाद सुंदरम फौरन स्कूल आकर सुनीता को गानों की किताब देता है प्रैक्टिस करने के लिए। ये देखकर सुनीता भी सुंदरम से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। इसी दरमियान में संडे आ जाता है। राजू राधा को लेकर सिंहाचलम जाने लगता है पहाड़ी के थ्रू। थोड़ी दूर चलने के बाद बेचारी राधा थक जाती है, लेकिन राजू राधा को सहारा देते हुए मंदिर के पास ले ही जाता है। वहाँ पर वो दोनों बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ सुंदरम सुनीता को लेकर किसी मंदिर के पास आता है गाने की प्रैक्टिस करवाने के लिए। गड्डम सलीमा को अपनी साइकिल में लेकर उसके सेंटर छोड़ता है क्योंकि इन दोनों के बीच समझौता हुआ था ना। जब सलीमा की एक कोलीग एक कस्टमर के साथ जाने लगती है, सलीमा को मन नहीं होता इस काम को करने का। सलीमा वहीं पर खड़ी रहती है और वहीं दूसरी तरफ भार्गवी, जोसेफ और उसके फ्रेंड्स किसी छोटे से होटल के पास जाते हैं पार्टी शार्टी करने के लिए। पार्टी खत्म होने के बाद भार्गवी जोसेफ से ये रिक्वेस्ट करने लगती है कि आने वाले संडे के दिन इन दोनों को बीच देखना है। और इसी तरह अगले संडे जोसेफ और उसके फ्रेंड्स भार्गवी और उसकी फ्रेंड को बीच ले जाते हैं। गड्डम सलीमा को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है, अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाता है कि गड्डम सलीमा से शादी करने वाला है। पहले तो गड्डम के दोस्त ये देखकर शॉक में रह जाते हैं, लेकिन बाद में गड्डम के दोस्त गड्डम को समझ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजू और राधा की मुलाकातें बढ़ने लगती है। राधा राजू को प्रपोज कर देती है। यह सुनने के बाद राजू के तो होश ही उड़ जाते हैं। राधा को कुछ भी जवाब नहीं देता। देखते ही देखते जोसेफ और भार्गवी ये दोनों भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये दोनों फौरन अमोरू के पास आकर अपने दोनों के बारे में बताने लगते हैं। अमोरू भी इन दोनों का प्यार समझते हुए इन दोनों को फुल सपोर्ट देने लगता है। खैर रात होने के बाद राजू दारू पीते हुए यही बात अपने दोस्तों से शेयर करने लगता है कि राधा मैडम ने राजू से ये बात कही। ये सुनने के बाद राजू वहाँ से भाग के निकल आया। राजू के फ्रेंड्स कहने लगते हैं, क्या तुमने एक लड़की को अकेला छोड़ के आ गए? अब भला आप ही बताओ राधा कौन सी 16 साल की बच्ची है। खैर जो भी हो, राजू के फ्रेंड्स राजू को ही फुल सपोर्ट करने लगते हैं कि तुम राधा मैडम से शादी कर लो। हालांकि राजू भी राधा से प्यार करते रहता है। बेचारा राजू ज्यादा शराब पीने की वजह से किसी के घर के बाहर आके सो जाता है। जब सुबह होती है तो सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं और उस वक्त राजू किसी छोटे बच्चे के बगल में सोया होता है। सारे लोग राजू को टेढ़ा समझने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक बंदा उस गांव में ये ढिंडोरा पीटने लगता है कि आजकल राजू बहुत उटपटांग से काम कर रहा है। इतने सालों से पता नहीं क्यों राजू ने शादी नहीं किया। इसी बात को लेकर आज लाइब्रेरी में पंचायत होने वाली है। सारे लोगों के लिए न्योता है। जब राजू ऑफिस में होता है यही बात राजू को पता चलती है कि इसके बारे में पंचायत बैठी है। राजू फौरन अपनी साइकिल लेकर पंचायत जाता है। यहाँ आने के बाद ये लोग राजू के ऊपर बहुत उटपटांग से इल्जाम लगाने लगते हैं कि शायद राजू मर्द नहीं है, ये टेढ़ा है, इसीलिए राजू ने शादी नहीं की। और फाइनली वो पंचायत वाले राजू को एक टाइम देते हैं शादी करने के लिए, तभी राजू इस गाँव में रह सकता है। रात होने के बाद राजू के फ्रेंड्स राजू को डांटने लगते हैं कि राधा मैडम ने तुमको प्रपोज किया और तुमने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। देखो यही अच्छा मौका है कि तुम राधा मैडम से शादी कर लो। इसी दरमियान में राजू का एक फ्रेंड राजू का फोन छीनकर ये बात राधा को बता देता है। इस तरफ राधा भी राजू के बारे में अपनी बेटी अदिति को बताती है। पहले तो अदिति इसके लिए मानती नहीं कि इस उम्र में कौन शादी करते हैं, सोसाइटी क्या सोचेगी, लेकिन बाद में अदिति भी अपनी माँ की बात मान लेती है और राजू से मिलने की विश करती है। दूसरे दिन जोसेफ भार्गवी को लेकर किसी प्रवचन में जाता है, मतलब कृष्णों का किसी जगह पर कुछ बयान वगैरह चलते हैं ना, वहाँ पर। तभी उसी एरिया में कुछ काम से भार्गवी का फादर वहाँ पर आता है और इसकी बातों से हमें ये बात पता चलती है कि ये क्रिश्चियंस को उतना लाइक नहीं करता क्योंकि ये तो प्योर ब्राह्मण है। खैर काम खत्म होने के बाद वहाँ से जा रहा होता है, तभी भार्गवी का फादर भार्गवी को देख लेता है। इस तरफ राजू अदिति से मिलने के लिए अदिति के पास आता है। अदिति राजू से बहुत सवाल करने लगती है। इसी दरमियान में राजू से ये सवाल करने लगती है
कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। राजू बताने लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला और इसी तरह मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, सो इन सारे झंझटों में मुझे शादी का मौका नहीं मिला। उसके बाद अदिति राजू को बहुत सारे सवाल करने लगती है कि अगर आपने मेरी माँ से शादी करके मेरी माँ को छोड़ के चले गए, मेरी माँ को धोखा दे दिया, तो मेरी माँ का क्या होगा। तो राजू सारे सवालों का एक ही जवाब देता है, देखो बेटा, इस उम्र में शादी करने की सिर्फ एक ही वजह है और वो है एक दूसरे का साथ रहना। वहीं दूसरी तरफ राधा एक पंडित के पास जाकर अपनी शादी का मुहूर्त निकालवाने लगती है। वो पंडित इन दोनों के लिए एक मुहूर्त निकालता है। तभी अदिति राधा को कॉल करके बताती है कि मुझे राजू जी बहुत पसंद आए, मैं इस शादी के लिए राजी हूँ। खैर इस तरफ जब भार्गवी वापस अपने घर आती है तो इसका फादर इससे पूछने लगता है कि कहाँ पर गई थी। पहले तो भार्गवी अपने फादर से झूठ बोलने लगती है, लेकिन बाद में भार्गवी को पता चल जाता है कि इसके फादर ने इसको देख लिया। तब जाके भार्गवी अपने फादर को जोसेफ के बारे में बताने लगती है कि ये जोसेफ से प्यार करती है, शादी करेगी तो उसी से करेगी। यह सुनने के बाद भार्गवी का फादर भार्गवी से कहने लगता है, अगर तुमने दोबारा उस लड़के से मिलने की कोशिश की तो मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा। इस तरफ जोसेफ को ये बात पता चलती है कि अमोरू ने जोसेफ के लिए एक जॉब ढूंढा है दूसरे शहर में, क्योंकि अमोरू ये चाहता है कि जोसेफ की शादी के बाद जोसेफ कोई अच्छी सी जॉब करे, ये लड़ाई पिटाई का काम छोड़ दे। खैर अगस्त 15 होने पर सुनीता स्टेज पर आकर गाना गाती है। तभी उसी रास्ते से सुनीता का फादर गुजरने लगता है। सुनीता का फादर सुनीता की आवाज को पहचान लेता है। यह फौरन स्कूल में जाकर सुनीता को 2-4 छापड़ लगाता है, क्योंकि सुनीता के फादर को पसंद नहीं होता कि सुनीता इस टाइप के गाने गाए। सुनीता का फादर फौरन सुनीता को अपने घर ले जाता है। इस तरफ राधा की बात राधा के भाई को पता चल जाती है कि राधा राजू नाम के एक बंदे से शादी करने वाली है। राधा का भाई राधा को 1-2 छापड़ लगाकर उसे एक कमरे में बंद कर देता है और राजू के साथ शादी करने से मना कर देता है। इस तरफ गड्डम सलीमा का घर फाइंड आउट करके चोरी चुपके सलीमा के घर जाता है और गड्डम की ये ख्वाहिश होती है कि गड्डम सलीमा के साथ बैठकर दारू पिए। बातों के दरमियान गड्डम सलीमा से कितना प्यार करता है वो सलीमा के सामने एक्सप्रेस करता है। मतलब सलीमा अपने इंडिपेंडेंट की लाइफ जी रही होती है। और यहाँ से इस मूवी का बहुत ही इमोशनल गाना स्टार्ट होता है। बहुत ही मस्त लगा मुझे गाना ये। खैर अब जोसेफ को किसी दूसरे शहर में काम मिल चुका होता है। अमोरू को टाटा बाय बाय बोलकर वो दूसरे शहर चला जाता है। इस तरफ राधा राजू और उनके दोस्तों के पास आकर कहने लगती है कि राधा के भाई को ये शादी पसंद नहीं है, राधा ये शादी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ सुनीता स्कूल आना बंद कर देती है। सुंदरम बेचारा परेशान हो जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद सुंदरम सुनीता के घर जाता है, लेकिन सुनीता के घर को ताला लगा होता है। इस तरफ सलीमा और गड्डम ये दोनों अपनी शादी की शॉपिंग स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ राम मूर्ति भगवान की मूर्ति बनाने में लगा रहता है, क्योंकि राम मूर्ति अपने पैसों से इस मूर्ति को बना रहा है। खैर गाना खत्म होने के बाद कुछ दिनों बाद भार्गवी अमोरू के पास आती है। भार्गवी की बातों से अमोरू को ये बात पता चलती है कि भार्गवी शादी करने वाली है। यह सुनने के बाद अमोरू को बहुत बड़ा झटका लगता है। भार्गवी से कहने लगता है, अरे बेटा मैंने तुमको कहा ना कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे फादर को समझाता हूँ चलो। भार्गवी कहने लगती है, नहीं अंकल आप मेरे फादर को नहीं समझा सकते, उन्होंने सुसाइड करने की धमकी दी है। अमोरू कहने लगता है, अरे बेटा जोसेफ का क्या, उसने तो तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ लिया, वो दूसरे शहर जा चुका है, क्या तुम्हें नहीं पता। यह सुनने के बाद भार्गवी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। और जब भार्गवी वहाँ से जा रही होती है अमोरू भार्गवी से सवाल करने लगता है, अरे बेटा ये तो बता के जाना कि तुम्हारे फादर ने जोसेफ को क्यों इनकार किया। भार्गवी कहने लगती है, धर्म अंकल धर्म। खैर सलीमा को कुछ लोग कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि सलीमा किसी सेंटर के पास जाकर खड़ी थी है, वो कुछ अजीब के काम करती है। जब सलीमा अपनी शॉपिंग खत्म करके अपने घर जा रही होती है वो लोग सलीमा को रोक लेते हैं और इससे कहने लगते हैं कि जो तुम कर रही हो वो गलत है, इस काम को स्टॉप कर दो। सलीमा इन लोगों से कहने लगती है कि तुम लोग कौन होते हो मुझे ये बोलने वाले, हट जाओ मेरे रास्ते से। तभी उनमें से एक बंदा सलीमा को लगा के एक छापड़ लगाता है। बेचारी सलीमा नीचे गिर जाती है। खैर सुबह होने के बाद गड्डम सलीमा का वेट करते रहता है, क्योंकि आज इन दोनों की शादी का डेट है। ये दोनों रजिस्टर ऑफिस जाना है शादी के लिए। गड्डम और उसका फ्रेंड्स सलीमा के घर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद गड्डम को ये बात पता चलती है कि सलीमा मर चुकी है। शायद सलीमा ने सुसाइड कर लिया। अब सलीमा का कोई रिश्तेदार नहीं होता। गड्डम और उसके फ्रेंड्स सलीमा का अंतिम संस्कार करते हैं, उसे दफनाते हैं कब्रिस्तान ले जाकर। ये देखने के बाद बेचारा गड्डम टूट के बिखर जाता है। इस तरफ थोड़े दिनों बाद जोसेफ अमोरू के पास आता है। जोसेफ को इसकी पहली सैलरी मिली है। जोसेफ अमोरू को कुछ स्वीट्स लाके देता है और जब वो भार्गवी से मिलने के लिए जा रहा होता है अमोरू जोसेफ को रोक देता है
और इसे कहने लगता है कि जोसेफ भार्गवी की शादी हो चुकी है। यह सुनने के बाद जोसेफ भी बेचारा टूट के बिखर जाता है। बेचारे की लव स्टोरी भी फ्लॉप हो जाती है। अब जोसेफ क्रिश्चियन है, वो चर्च में जाकर अपने गले में जो क्रॉस होता है वो निकाल के चर्च में रख देता है। मतलब भगवान के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। इस तरफ जब सुंदरम सुनीता के घर के पास से गुजर रहा होता है, सुंदरम ये देखता है कि सुनीता का घर ओपन है। सुंदरम नोट्स का बहाना बनाकर सुनीता के घर में जाता है और सुनीता के फादर से सुनीता के बारे में पूछने लगता है। सुंदरम को ये बात पता चलती है कि सुनीता के फादर ने सुनीता को दिल्ली के किसी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। अब सुनीता दिल्ली में है। सुंदरम की स्टोरी भी फ्लॉप हो जाती है। खैर राम मूर्ति फाइनली भगवान की मूर्ति को बना चुका होता है और रात होने के बाद राम मूर्ति इसका हिसाब किताब कर रहा होता है, क्योंकि कल उस मूर्ति को देखने के लिए वो लोग आ रहे हैं जिसने राम मूर्ति को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब बेचारी सुंदरम का दिल टूट चुका है। वो भगवान के पास आकर, मतलब राम मूर्ति ने भगवान की स्टैचू बनाई थी ना, सुंदरम उस भगवान के सामने आता है और इस भगवान से शिकायत करने लगता है कि इसी भगवान ने सुनीता को इससे दूर किया। सुंदरम भगवान के ऊपर गुस्सा आकर कुछ पत्थर लेकर भगवान के ऊपर फेंकने लगता है। सुबह होने के बाद राम मूर्ति उन सारे लोगों को उस मूर्ति के सामने लाता है भगवान की मूर्ति को दिखाने के लिए। लेकिन राम मूर्ति खुद उस भगवान का हुलिया देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इस मूर्ति को काफी सारे होल्स होते हैं और आपको पता है ना कि ये हालत किसने की। सारे लोग बेचारे राम मूर्ति को डांटने लगते हैं कि राम मूर्ति के भरोसे पर इन्होंने राम मूर्ति को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया और इसने भगवान का ये हुलिया बनाया। अब बेचारा राम मूर्ति हकला है, वो जल्दी पलट के इन लोगों को जवाब भी नहीं दे सकता। वो सारे लोग जाने के बाद राम मूर्ति इस भगवान की मूर्ति को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मूर्ति सही नहीं हो पाती। उसी शाम बेचारा राम मूर्ति अपने आप को फांसी लगा लेता है, क्योंकि राम मूर्ति ने इस मूर्ति के पीछे काफी सारा पैसा लगाया है और इसी तरह राम मूर्ति की इज्जत भी गई। इज्जत जाने का मतलब है जान जाना। तब जाके सुंदरम को ये बात पता चलती है कि इसी की वजह से इसके फादर की मौत हुई है। खैर इस तरफ बेचारी राधा हर वक्त मायूस रहती है। अदिति को ये बात पसंद नहीं आती और अदिति अपनी माँ से कहने लगती है कि ये राजू के साथ भाग जाए, लेकिन राधा इस बात के लिए मना कर देती है। ये कोई उम्र है भागने की। लेकिन तभी अदिति राधा का फोन लेकर राजू को कॉल करती है और राजू को चैलेंज देने लगती है कि अगर तुम मर्द के बच्चे हो, माँ का दूध पिया है, तुम एक मर्द हो, तुम्हारे अंदर मिर्ची नींबू है, तो तुम फौरन अभी के अभी आकर मेरी माँ को भगा के ले जाओ। अब राजू बेटा जोश में आ जाता है। वो फौरन राधा के घर भागने लगता है। राजू को गुस्से में ज्यादा हुआ राजू का एक फ्रेंड देख लेता है और ये बंदा समझने लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इस तरफ अदिति राधा को एक साड़ी की मदद से अपने बालकनी से नीचे उतारने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद राजू वहाँ पर आता है, राधा को लेकर अपने गाँव भागने लगता है और एक्चुअली इन दोनों के गांव के बीच एक ट्रेन का रूट होता है। इसी दरमियान में वहां पर ट्रेन गुजरने लगती है। राधा के भाई और कुछ लोग आकर राजू को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। लेकिन ट्रेन जाने के बाद तभी वो सारे लोग ये देखते हैं कि राजू को बचाने के लिए राजू के सारे गाँव वाले वहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद क्या था, दूसरे सीन में राजू और राधा की शादी हो जाती है। बेचारा राजू शर्मा रहा होता है क्योंकि आज इसकी फर्स्ट नाइट है ना। इसी बातों के दरमियान राधा राजू से ये सवाल करने लगती है कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी आपने शादी क्यों नहीं की? क्या कोई लव अफेयर था आपकी जिंदगी में? क्या कोई लड़की थी क्या? तब जाके इस मूवी का असली सस्पेंस रिवील होता है। जब राजू स्कूल में पढ़ता था, राजू सुनीता नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन सुनीता गाँव छोड़ के चली गई। उसके बाद जब राजू 20 या 21 साल का हुआ था, भार्गवी नाम की एक लड़की से प्यार किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद भार्गवी की शादी हो गई। उसके बाद जब राजू 30 साल का हुआ, सलीमा नाम की एक लड़की से प्यार करने लगा था, जो एक प्रोस्टिट्यूट थी। राजू और सलीमा की शादी भी होने वाली थी, लेकिन एक दिन अचानक सलीमा मर गई। उसके बाद राजू की जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई और जब राजू 50 साल का हुआ तब जाके राधा इसकी जिंदगी में आई और ये दोनों भाग के शादी कर लिया। उसके बाद राजू राधा से कहने लगता है कि जब कभी भी राजू किसी स्कूल बच्चे को देखता है, किसी जान जवान लड़के को देखता है, तो राजू उनके अंदर अपनी कहानी को देखता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको इस मूवी का समरी बताता हूँ, सुनिए। राजू का पूरा नाम है राजू सुंदरम। राजू के फादर का नाम है राम मूर्ति, जो मूर्तियाँ बनाने का काम करता था। अब राजू की वजह से इसके फादर की मौत हो चुकी थी। अपने फादर के मरने के बाद राजू ने भगवान के ऊपर भरोसा छोड़ दिया, मतलब वो हिंदू था, भगवान के ऊपर भरोसा छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद इसकी माँ की डेथ हो गई। उसके बाद राजू क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गया, वो जोसेफ बन गया, अमोरू के पास काम करने लगा, भार्गवी नाम की एक लड़की से प्यार करने लगा
और जब भार्गवी दूर हो गई, जोसेफ ने गॉड के ऊपर भी भरोसा छोड़ दिया। उसके बाद से राजू किसी धर्म को नहीं मानता। राजू ने सोच लिया था कि इसके नसीब में प्यार ही नहीं लिखा, सो बेचारे ने शादी नहीं की। 50 साल के बाद राजू राधा से शादी किया। मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।